बरसती रात, अकेली लड़की और एक खत जिस पर लिखा था घर फिर से पुकार रहा है। लेकिन वो खत भेजा किसने? क्योंकि जिस दादी का नाम उसमें था उनकी मौत को बीत चुके थे 10 साल से भी ज्यादा। आज की कहानी आपको ले जाएगी उस डरावने घर तक जहां रिया का इंतजार कर रहा था एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डरावनी कहानी। शाम ढलते ही बारिश शुरू हो गई थी। न तेज तूफान था न हल्की फुहार, बस बीच बीच में रुक रुक कर गिरती बारिश। ऐसा लग रहा था मानो आसमान तय ही नहीं कर पा रहा कि धरती को धोना है या डुबो देना। रिया ने टैक्सी की खिड़की पर हाथ रख दिया। गाड़ी धीरे धीरे एक कच्चे रास्ते पर मुड़ रही थी। धुंध के बीच उसे एक पुराना घर दिखाई दिया। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर अंधेरे में झुककर घूर रहा हो। टूटी खिड़कियों पर हेडलाइट की रोशनी पड़ी तो अजीब सी चमक फैली। यही है, रिया ने धीरे से कहा। ड्राइवर चुप रहा। उसने बस अपनी भाषा में कुछ बुदबुदाया और गाड़ी मोड़कर तेजी से वापस चला गया। अब रिया अकेली खड़ी थी अंधेरे और बरसते आसमान के बीच। रिया यहाँ यूं ही नहीं आई थी। उसे यहाँ खींचकर लाया था एक खत। 3 हफ्ते पहले आया हुआ खत। सफेद कागज पर कांपते लेकिन सुंदर अक्षरों में लिखा था, मेरी प्यारी पोती, घर फिर से पुकार रहा है, देर होने से पहले आ जाओ। तुम्हारी दादी मीरा। लेकिन सच ये था कि उसकी दादी की मौत को 10 साल से ज्यादा हो चुका था। रिया घर के अंदर जाती है। अंदर आते ही हवा में अजीब सीलन थी, साथ ही लोहे जैसी गंध, जैसे कहीं जंग लगी हो या फिर जैसे सूखा हुआ खून पड़ा हो। रिया ने जैसे ही कदम रखा तो दीवारें गूंज उठीं। ऐसा लग रहा था कि घर सिर्फ उसके पैरों की आहट नहीं दोहरा रही, बल्कि किसी और की भी हलचल उसमें मिल रही हो। कमरे बहुत अजीब थे। दीवारें पास आती सी लग रही थीं। सामने एक लंबा गलियारा था, वही गलियारा जो उसने बचपन में अपने सपनों में देखा था। अचानक वो गलियारा जाकर एक अजीब दरवाजे पर खत्म हो गया। रिया ने दरवाजे को छुआ। लकड़ी गीली थी। ऐसा लग रहा था मानो घर सांस ले रहा हो। उस रात रिया एक जर्जर बिस्तर पर लेट गई। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। सपने में उसने अपनी दादी को देखा। वो बिस्तर के पैरों के पास खड़ी थीं। उनकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और उनमें से खून टपक रहा था। बहुत देर कर दी तूने बच्ची, घर भूखा है। रिया चीखते हुए उठ बैठी। उसकी चादरें पूरी तरह गीली थीं, पसीने से नहीं बल्कि किसी काले गाढ़े लिक्विड से, जिसकी गंध लोहे जैसी थी। अगले कुछ दिनों तक उसने घर को खंगालना शुरू किया। कमरे बदल जाते जैसे ही वो मुड़ती, जैसे रसोई अचानक लाइब्रेरी बन जाती। सीढ़ियां उसे बार बार वहीं ले आती जहां से चली थी। दीवारों से धीमे धीमे टपकते धब्बे फैलने लगे थे, जैसे घर रो रहा हो। रिया को समझ आ गया था कि ये घर दीवारों और ईंटों का नहीं है, ये जिंदा है, ये भूखा है और ये उसे छोड़ने वाला नहीं। बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। हर बूंद मानो किसी छिपे हुए दुख की तरह धरती पर गिर रही थी। रिया घर के बीचों बीच खड़ी थी और वहां हवा की ठंडी लहरें उड़ रही थी। दीवारों से अजीब सा लीकेज हो रहा था। नमी नहीं बल्कि गाढ़ा लाल काला तरल जो धीरे धीरे नीचे फर्श तक बहकर फैल रहा था। जब वो झुककर देखने लगी तो उसे यकीन हो गया, ये खून था। लेकिन खून टपक कहाँ से रहा था? रिया ने कान लगाकर दीवार को सुना। दीवार के भीतर किसी की हल्की सिसकियां गूंज रही थीं, जैसे कोई औरत रो रही हो। रिया डर के किसी कमरे में चली गई और सो गई। अगली सुबह जब अंधेरा थोड़ा हल्का हुआ, रिया ने घर की पुरानी अलमारी टटोलनी शुरू की। धूल, जाले और सड़े हुए कागजों के बीच उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर साफ लिखा था, मीरा। पन्ने पलटते ही उसकी सांसें थम गईं। यह घर साधारण नहीं है, ये हमारी वंश की औरतों को बुलाता है। हर पीढ़ी से एक को यहाँ आना पड़ता है, वरना घर भूखा रह जाता है और भूखा घर रोता है। और जब ये रोता है तब ये खून के आंसू रोता है। रिया के हाथ कांप उठे। क्या यही वजह थी कि उसकी दादी की मौत के बाद भी दादी ने खत लिखा था? उस रात रिया ने खुद को एक लंबे गलियारे में खड़ा पाया। चारों तरफ दरवाजे थे। हर दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर अंधेरा और अंधेरे में चेहरों के धुंधले आकार। कुछ चेहरे उसे पहचानने वाले लगे, उसकी माँ, उसकी नानी और कई ऐसी औरतें जिन्हें उसने कभी देखा ही नहीं। उन सबकी आंखें खाली थीं और वे सभी एक साथ फुसफुसा रही थीं, घर को भरना है, घर को भरना है। रिया भागने लगी, मगर गलियारे की फर्श अचानक तरल बन गई। उसके पांव उसमें धंसने लगे और फिर उसने देखा उसके पैरों को जकड़ती हुई सफेद हड्डियां। रिया अचानक से चीखी और उसका सपना टूट गया। अगले दिन रिया ने घर का नक्शा खोजने की कोशिश की। उसे याद था कि बचपन में उसने यहाँ कभी खेला था, लेकिन अब घर बदल चुका था। किचन के पीछे एक अजीब दरवाजा मिला, लकड़ी से बना, मगर उस पर किसी ने लोहे की जंजीरें बांध रखी थीं। दरवाजे पर उंगलियों जैसी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। रिया ने बड़ी मुश्किल से जंजीरें हटाईं और दरवाजा खोला। अंदर सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। ठंडी हवा का झोंका उसकी तरफ आया, जिसमें मिट्टी, खून और सड़ांध की मिलीजुली गंध थी।
नीचे अंधेरे में उतरते ही उसने देखा एक गोल कमरा, चारों तरफ हड्डियों के ढेर और बीच में एक पत्थर का आसन जिस पर काले धब्बे जमे थे। उस आसन पर कुछ लिखा हुआ था, जिस दिन घर भूखा होगा वंश की औरत लौटेगी, उसका लहू ही घर की प्यास बुझाएगा। रिया का दिल धड़कना बंद सा हो गया। अब उसे साफ समझ आ गया था, ये घर रो रहा था क्योंकि ये उससे उसका खून मांग रहा था। रिया पत्थर के आसन को घूरती रही। उसकी आंखों के सामने शब्द तैर रहे थे, वंश की औरत लौटेगी, उसका लहू ही घर की प्यास बुझाएगा। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, पहले धीमी फिर तेज। रिया, रिया, देर मत कर। वो घबराकर पीछे हटी, लेकिन उसका पैर किसी हड्डी से टकराया और वो ठोकर खाकर गिर गई। हड्डियों का ढेर जैसे जिंदा हो उठा। एक एक हड्डी खड़खड़ाती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। उसने चीखते हुए मशाल उठाई और भागी। सीढ़ियों पर चढ़ते ही उसे महसूस हुआ कि घर का हर कोना अब उसकी ओर झुक रहा है, जैसे दीवारें उसे निगल लेना चाहती हों। रिया ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि दीवारों पर नमी नहीं थी, बल्कि ताज़ा खून बह रहा था। उस खून से शब्द लिखे जा रहे थे, भागने की कोशिश मत करो। वो कांप गई। ये घर सचमुच जिंदा था। अचानक सामने दादी का धुंधला सा आकार उभरा। चेहरा वही, लेकिन आंखें फिर से खाली गड्ढों जैसी। मैंने भागने की कोशिश की थी, रिया, दादी की आवाज गूंजी, पर घर ने मुझे नहीं छोड़ा। अब तू आई है, अब घर को मिल जाएगा उसका हक, रिया ने रोते हुए कहा। लेकिन क्यों? मुझसे क्यों? दादी हंसती। क्योंकि हमारी नस्ल के खून से ही ये घर जिंदा है। रिया भागती रही। एक दरवाज़ा खोला तो वो फिर तहखाने में थी। दूसरा दरवाज़ा खोला तो वही गलियारा। हर बार वो वहीं लौट आती जहां से भागने की कोशिश करती। घर उसके साथ खेल रहा था। और फिर उसने देखा आईने में अपना चेहरा, लेकिन आईने में चेहरा उसका नहीं था, वो किसी और औरत का था। पीली आंखें, फटी हुई त्वचा, होठों पर खून। आईने में मौजूद औरत मुस्कुराई, तू अब मेरी जगह लेगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। रिया चीख पड़ी और वहां से भागने लगी। उसने एक घड़ी देखी, घड़ी में 12 बज रहे थे। महीने में एक दिन 12 बजे ये घर अपना हिस्सा मांगता है, ये रिया को डायरी से पता चल चुका था। दीवारें कांपने लगी, फर्श पर दरारें उभर आईं, खून की धाराएं फूटने लगीं। रिया समझ गई, अगर उसने कुछ नहीं किया तो घर उसे जिंदा निगल लेगा। उसने तेजी से दादी की डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वहां लिखा था, घर को तोड़ने का एक ही रास्ता है, या तो खुद को कुर्बान कर दो या घर को आग में जला दो, लेकिन जो भी करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। रिया के सामने अब 2 रास्ते थे। 1, खुद को कुर्बान कर दे ताकि घर का चक्र पूरा हो। 2, या घर को जलाकर हमेशा के लिए खत्म कर दे, भले ही अपनी जान देकर। तो क्या होगा रिया का अगला फैसला? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रिया क्या करेगी ये जानने से पहले समझते हैं कि ये हवेली इतनी खतरनाक क्यों है और ये बलि क्यों मांगती है। कई 100 साल पहले ये हवेली एक आम घर नहीं थी। यह एक बड़े जमींदार ठाकुर अमरेश सिंह की हवेली थी। वो बहुत ही निर्दयी और घमंडी आदमी था। हवेली में उसकी शान शौकत, नौकर चाकर और सत्ता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसे विश्वास था कि औरत की आत्मा से हवेली की ताकत बढ़ती है। इसी सोच के कारण ठाकुर तांत्रिकों से मंत्र तंत्र करवाता था। वो जवान औरतों को पकड़कर हवेली के तहखाने में कैद कर देता। धीरे धीरे हवेली खून और चीखों से भर गई। उन औरतों की आत्माएं वहीं फंसी रह गईं और हवेली हमेशा बलि मांगने लगी। धीरे धीरे हवेली की दीवारें उन औरतों की चीखों से भरने लगीं। दिन में हवेली शानो शौकत का महल दिखती थी, लेकिन रात होते ही तहखाने से रोने और चिल्लाने की आवाजें आती थीं। लोगों में डर फैल गया। कोई भी इस हवेली के आसपास आने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन ठाकुर ने हद पार कर दी। उसने एक मासूम दुल्हन को शादी के दिन ही उठा लिया। गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन ठाकुर की सत्ता इतनी मजबूत थी कि कोई कुछ न कर सका। लेकिन उस औरत की मां ने श्राप दिया, तेरी हवेली हमेशा खून की प्यासी रहेगी। तेरी आने वाली हर पीढ़ी और यहाँ कदम रखने वाला हर इंसान इस हवेली की दीवारों में फंस जाएगा। श्राप सच हुआ। हवेली की जमीन खून सोखने लगी, औरतों की आत्माएं वहीं कैद हो गईं और हवेली कभी चैन से नहीं रही। आज तक जो भी हवेली में आता है वो किसी न किसी तरह उस बलि का हिस्सा बन जाता है। कहा जाता है कि अमरेश सिंह ने अपने ही विवाह की रात अपनी पत्नी माधवी को तहखाने में बंद कर दिया। उसने तांत्रिक अनुष्ठान में उसकी बलि दी। लोगों ने उसकी चीखें सुनी, लेकिन हवेली की दीवारें सब निगल गईं। तब से तहखाने की मिट्टी खून से लाल हो गई और हवेली ने मानो जिंदगी पकड़ ली। माधवी की आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई, बल्कि वो हवेली की आत्मा बन गई। वो चाहती थी कि हर पीढ़ी की एक औरत उसकी तरह कैद होकर घर का हिस्सा बने। इसलिए ठाकुर के वंश में जब भी कोई बेटी जन्म लेती तो हवेली उसे खींच लेती और हर बार औरत का खून तहखाने के आसन पर चढ़ाया जाता। रिया की दादी मीरा इस सच को जानती थी, इसलिए उन्होंने अपनी बहू यानी रिया की मां को हवेली की बलि बना दिया ताकि अगली पीढ़ी यानी रिया कुछ समय तक बच सके। लेकिन हवेली का श्राप कभी खत्म नहीं होता, वो इंतजार करती है
और जब रिया बड़ी हुई तो उसी श्राप ने उसे भी अपने पास बुला ही लिया। रिया ने डायरी को उठाया और डायरी के आखिरी पन्ने को कई बार पढ़ा। उसमें हमेशा यही लिखा था, खून या आग ही घर को शांत कर सकती है, लेकिन पन्ने के पीछे हल्की सी खरोंच थी। रिया ने मोमबत्ती की रोशनी में देखा, वहां फीकी लिखावट छुपी थी। श्राप से मुक्त होने का तीसरा रास्ता भी है, अगर कोई स्त्री अपनी आत्मा को घर से जोड़ने के बजाय घर से तोड़ दे, यानी खून या आग नहीं बल्कि त्याग। उस रात जब आत्मा फिर से तहखाने में उसके सामने आई तो उसने रिया को घेर लिया। खून दे या आग दे, वरना तू यहीं सड़ेगी। रिया कांपी, लेकिन उसने आंखें बंद की और दृढ़ आवाज में कहा, न मैं खून दूंगी न आग, मैं तुझे अपनी आत्मा नहीं दूंगी, मैं तुझे क्षमा करती हूँ। आत्मा घबरा गई। सैकड़ों सालों से सबने उससे लड़ाई ही की थी, लेकिन किसी ने उसे माफी नहीं दी थी। अचानक दीवारों से चीखें बंद हो गईं, आईनों में औरतों के चेहरे धुंधले पड़ गए, फर्श पर पड़ी हड्डियां राख बनकर बिखर गईं। आत्मा चिल्ला उठी, तूने श्राप तोड़ दिया, मैं तो बस बदले में जी रही थी, अब मैं मुक्त हूं। धुएं का गुबार उठा और धीरे धीरे गायब हो गया। हवेली की दीवारें पहली बार बिल्कुल शांत हो गईं। रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। बरसों से वीरान हवेली अब सिर्फ पत्थरों का ढेर थी। वहां कोई खून नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ खामोशी। वो धीरे धीरे बाहर निकली। सूरज की रोशनी उसकी आंखों में पड़ी और पहली बार उसे लगा कि उसने न सिर्फ खुद को बचा लिया है, बल्कि अपनी माँ और दादी की आत्माओं को भी मुक्त कर दिया है। कई साल गुजर गए। जहां वो हवेली थी वहां अब सिर्फ टूटे पत्थर और जंगली घास उगी थी। गांव वाले कहते थे वो श्राप अब खत्म हो गया, रिया ने सबको मुक्त कर दिया। लेकिन बच्चों को आज भी मना किया जाता था कि रात को उस खंडर के पास मत जाना। एक दिन शहर से आए कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, ये जमीन तो बेकार पड़ी है, क्यों न यहाँ नया मकान बना दिया जाए। ईंटें लगाई गई, नींव डाली गई। धीरे धीरे वहां एक नया आधुनिक घर खड़ा हो गया। चारों तरफ रोशनी, रंग और जीवन। सबको लगा अब अतीत का कोई साया नहीं है। नए घर में रहने वाली औरत को पहली रात में एक सपना आया। उसने सपने में उसने देखा एक लड़की पत्थरों के बीच खड़ी है। उसकी आंखें थकी हुई, लेकिन चेहरे पर अजीब शांति थी। वो बोली, मैं रिया हूं, मैंने श्राप तोड़ा था, लेकिन घर की मिट्टी अब भी मेरी है। ध्यान रखना, ये जमीन कभी खाली नहीं रहती। संध्या चौंक कर उठी। उसके तकिए पर एक पुराना पन्ना पड़ा था, रिया की दादी की डायरी से फटा हुआ। उस पर लिखा था, घर कभी पूरी तरह नहीं मरता, वो बस अपनी अगली कहानी का इंतजार करता है।